नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज वक्त है द जेसी शो का, और द जेसी शो में एक बार फिर से हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका द जेसी शो में एक बार फिर से। देखिए, कहते हैं सियासी फिजा है और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि सियासी फिजा की ख्वाहिशें बहुत होती हैं। लगातार होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नजरें राज्यों पर सबकी बनी हुई हैं। बदलती रणनीति के बीच, बदलते चेहरों के बीच काफी हद तक ये तस्वीर साफ होने लगी है कि किसके चेहरे पर दांव लगाया जाएगा। लेकिन एक प्रमुख राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में एक बड़ा दांव बीजेपी की तरफ से खेला गया है। सीपी जोशी को यहां का मुखिया बनाया गया है, उनकी ताजपोशी की गई है। लेकिन इसके साथ साथ सीपी जोशी को लाकर बीजेपी ने जो पार्टी में टूट की चर्चाएं थी उन पर विराम लगा दिया। जो राज्य विरासत थी, क्या उसे एक आस दे दी है? और उससे भी बड़ा सवाल यह बनता है कि आखिर एक ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी ने क्या सोचकर दांव लगाया है और उसके मायने क्या हैं? आज जेसी शो में इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ उनके सामने बड़ी चुनौती है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वो हैं जो लगातार पार्टी पॉलिटिक्स को हैंडल करते हुए आलाकमान के अब भी बहुत विश्वास पात्र बने हुए हैं, और इसके साथ ही तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर जो एंटी इनकम्बेंसी का एक सेंटिमेंट होता है उसकी हवा अशोक गहलोत निकाल चुके हैं। तो आइए जेसी शो में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, डॉक्टर जगदीश चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। और सर, इसी सवाल के साथ चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि चुनावी वर्ष है, राजस्थान की बात हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने सीपी जोशी को उनकी जो ताजपोशी की है उसके मायने क्या है? इसका पहला मायना तो ये है कि अब राजस्थान डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में रहेगा और सारे बड़े फैसले राजस्थान भाजपा के अब दिल्ली से होंगे। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक जयपुर में नहीं होकर दिल्ली में हुई थी। इसका दूसरा मैसेज ये है कि काफ़ी लंबे समय से मोदी और अमित शाह को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, सेकंड जनरेशन यंग चेहरा जो अगले 25-30 साल तक राज कर सके, राजनीति में सक्रिय रह सके। अब वो सारी खोज आके सीमित हो गई है सीपी जोशी पे। ब्राह्मण चेहरा उनको मिल गया है। यूँ कहिए कि राजस्थान की भाजपा राजनीति में जब भी कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना तो पहली दावेदारी हमेशा आपको सीपी जोशी की दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन सर आपके विचार में आखिर दिल्ली और जयपुर में अगर देखा जाए कि किस तरीके से सतीश पूनिया ने जब विदाई हुई उनकी, तो इसके क्या मायने निकलेंगे? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि सतीश पूनिया की विदाई नहीं हुई है, फेयरवेल नहीं हुआ है, रिमूवल नहीं हुआ है। 3 साल का कार्यकाल था, पूरा कर लिया, 3 महीने एक्स्ट्रा रह गए। ही लिव्ड मोर देन हिज अलॉटेड लाइफ एज स्टेट बीजेपी चीफ। फिर भी अब चूंकि एक स्थिति बन गई है कि क्यों शिफ्टिंग हुआ, एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहे, तो नंबर 1 कारण मैं जो मानता हूँ उसका वसुंधरा राजे की जिद। सतीश पूनिया ने हमेशा वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में आने से रोका 4 साल तक, और 1-2 घटनाएं ऐसी हुई कि उनका तिरस्कार हुआ, जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मैं छोटी सी घटना बताता हूँ आपको। इन घटनाओं के कारण से मैडम की जिद थी कि पहले सतीश पूनिया हटाओ, उसके बाद बात करेंगे। चुनाव जीतने की, 2023 की, गुटों को एक साथ लेके चलने की, सामंजस्य की, कोऑर्डिनेशन की। तो 2 घटना क्या थी, मुझे किसी ने बताया कि वी सतीश सीनियर आदमी हैं बीजेपी संगठन में, आए हुए थे यहाँ बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए थे, मैडम मिलने के लिए उनसे आई। तो जो पोर्च है बीजेपी ऑफिस का, वहाँ जो कार खड़ी थी, एज ए पार्टी प्रेसिडेंट सतीश पूनिया की कार खड़ी हुई थी, वहाँ पे ड्राइवर वहाँ खड़ा हुआ था। और वो जो 2 बार जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं तो बाकायदा आती हैं तो मान सम्मान होता है, उनसे पुलिस वाले होते हैं और लोग होते हैं कि हटो हटो गाड़ी को हटाओ, थोड़ा मैडम आई हैं, मैडम की कार लगाएंगे। तो ड्राइवर ही गायब हो गया। आप बताइए, वहाँ से उसे ढूंढते रहे, वो ड्राइवर ही नहीं मिला। फिर मैडम उतनी पैदल चली, वहाँ से वहाँ के पहुँची। चलो, ये तो एक संयोग हो सकता है। फिर घटना फिर रिपीट हुई, थोड़े दिनों बाद मैडम फिर गई पार्टी ऑफिस में, फिर वही नज़ारा। अब की बार एक नया आया ट्विस्ट उसके अंदर कि ड्राइवर तो है वहाँ गाड़ी में, कहता है चाबी खो गई साहब मेरे से, पता नहीं कहाँ है। फन, फुलिश, फनी। अरे ड्राइवर बैठा गया, चाबी खो गई मेरे से। मैडम फिर पैदल चल के गई। तो ऐसी घटनाओं का जो कम्युलेटिव इफेक्ट हुआ तो मैडम को चोट लगी होगी स्वाभाविक तौर पे। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं तो जिद रही होगी उनकी कि हटाओ, चेंज करो चुनाव से पहले। चेंज हो गया। दूसरा कारण ये रहा होगा कि सभी पार्टी के बड़े नेता A to Z जिसे कहना चाहिए 99%, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से सतीश पूनिया के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज रहे। तीसरा रहा कि 9 उपचुनाव हुए सतीश पूनिया के कार्यकाल में, जो पार्टी चीफ, साथ में पार्टी हार गई, कोई जवाब नहीं। तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी ना उसकी जो है। फिर चौथा उसमें यह आया कि साहब वो जन आक्रोश यात्रा चली जो है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा आप खड़ा नहीं कर पाए।
हाईकमान ने रिपोर्ट मांगी, आपने कहा 7.5 लाख लोग आए, उन्होंने अपने आवेदन दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7.5 लाख लोग अगर अशोक गहलोत के खिलाफ हैं फिर तो जनता त्रस्त है, फिर तो हम 150 सीटें जीतेंगे। पर ऐसा था नहीं, वो चेक हुआ तो उनका एम्बेरसमेंट हुआ वहाँ पे। और एक बात जो ख़राब थी वो थी अपने आप को उत्साह में आके थोड़ी सी इमेच्योरिटी के साथ अपने आप को एज ए CM कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना। वो जिन मीटिंगों में जाते थे, पहले कार्यकर्ता कार से उतारते, फिर कंधे बैठाते, फिर मंच तक लेके जाते, फिर एक नारा लगता, कौन आया है, कौन आया है, शेर आया है। अरे भाई, बीजेपी में एक ही शेर है और रादर देश में इसमें एक ही शेर है, नरेंद्र मोदी। उसके डोमेन में आप घुस रहे हैं ज़बरदस्ती, अनकॉल्ड फॉर, और फिर कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कमल है, पूनिया है। वे क्या है, ये क्या है, सब इमेच्योरिटी एक्ट। तो ऐसे जो लोग होते हैं साथ के इमेच्योर वर्कर्स जो है, उन्होंने डैमेज किया उनको। तो कुल मिला के कुमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि उनका जो रेगुलर डिपार्चर था, जो नॉर्मल डिपार्चर था, वो एक रिमूवल में कन्वर्ट हो गया पब्लिक परसेप्शन में, एंड दैट्स ऑल। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर कि क्या दिल्ली के स्टेज पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, मुझे तो ऐसा लगा। 15 दिन पहले हमने एक पट्टी भी शायद चली थी हमारे चैनल पे कि उनके नाम पे गंभीरता से विचार हो रहा है। अभी आदित्य ने पट्टी चला दी एक दिन पहले, ये तो खबरों में घुसी रहती है ना, तो इसको पता लगा होगा दिल्ली में जो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे अध्यक्ष। तो मैडम का राज था वसुंधरा राजे का, उनको शायद सूट नहीं करता होगा, अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं जो है। हालांकि टिकट तो उसमें मैडम ने दिए थे सबको, गजेंद्र सिंह का टिकट भी मैडम ने दिया था। तो उस दिन क्या हुआ, मैडम ने स्टैंड ले लिया कि नहीं बनेंगे वो, और 66 वो फिर रुक गया अपॉइंटमेंट अचानक जो है। तो अदिति जब भी दिखती है लोगों को तो सब वही कहते हैं कि आपने नहीं बनने दिया। अब ये तो पट्टी चल गई, हम क्या करें। अभी तो ऐसे ही ना, मतलब भाग्य होता है व्यक्ति का जो है, हैं? तो 66 दिन तक वो चलता रहा हुआ पे, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी। और मोदी और अमित शाह उस मोड में नहीं थे जो आज जिस अंदाज में हैं। आज तो आप कोई कह नहीं सकता ऐसा जो है, उस समय कह दिया, उन्होंने मान ली। तो 66 दिन बाद में मदन लाल सैनी बन गया, वो शेखावत जी नहीं बने। हालांकि मैं समझता हूँ उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए अच्छा था, छोटा पद था। आज कहाँ है गजेंद्र सिंह शेखावत, ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप देखिए जो है। उस समय तो कैंडिडेट थे, उनकी तमन्ना थी, बन जाते तो उनके मन में होता है हाँ ठीक है यार, मज़ा आया एक्ट वजह। अब नहीं बने तो नहीं बने। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि CP जोशी आलाकमान की पर्सनल चॉइस है? 100% आलाकमान ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कंसल्टेशन अमित शाह से ज़रूर हुआ होगा, ऑफ कोर्स, वो तो उसके बिना होता नहीं है जो है। बट ही इज़ द पर्सनल चॉइस ऑफ नरेंद्र मोदी, पर्सनल चॉइस। लेकिन सर, अगर दिसंबर के महीने में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनती है, तो क्या ऐसे में ये माना जा सकता है कि केंद्र सरकार और साथ ही राज्य सरकार में प्रशासनिक और राजनीतिक तालमेल बनेगा? 100%। अगर अशोक गहलोत का कमबैक नहीं हुआ, सरकार रिपीट नहीं हुई अगर, और भाजपा की सरकार बनी, तो 2 मेजर चेंजेस राजस्थान में होंगे। एक तो MLAs की जो आचरण व्यवहार हो गया है फील्ड के अंदर इस समय, वो सारा का सारा अपने आप नियंत्रित हो जाएगा एक 24 घंटे के अंदर। दूसरा, PMO का रोल बढ़ेगा यहाँ पे जो है, जैसे गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हैं PMO से डिस्कस होंगे। यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे। एक जो डबल इंजन की सरकार का जो नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो सब पे होगा। जो सरकार की रुकी हुई योजनाएं हैं राजस्थान की, वहाँ पे स्वाभाविक तौर पे निकलेंगी। GST का पैसा रुका है वो वहाँ से आ जाएगा। तो ये सब बातें हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये सब होने वाला है। आमतौर पर सर उनको लो प्रोफाइल तरीके से देखा गया है अभी तक। 2 बार वो मोदी कार्यकाल में सांसद रहे, लेकिन बहुत लो प्रोफाइल, सबसे बात करना, मुस्कुराते हुए बात करना, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि साइलेंट वर्कर है, इसलिए वन ऑफ द चॉइस भी रहे। लेकिन सर अमित शाह से वो हाल ही में मिले अभी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था, उसको कैसे देख? ये कार्यकर्ता का स्वाभिमान है, ये कार्यकर्ता का आत्मविश्वास है, और नेचुरली अमित शाह से मिलना और फिर अमित शाह का मुस्कुरा के मिलना, इस देश में 2 दुर्लभ चित्र हैं। एक तो नरेंद्र मोदी किसी से मुस्कुरा के मिले, एक अमित शाह मुस्कुरा के मिले। वो उसके जीवन भर का चित्र होता है किसी के जीवन में अगर ऐसा है तो। मैंने फोटो देखा तो अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं, जितना वो मुस्कुरा रहे हैं उससे 1 इंच ज़्यादा अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं। तो जीवन गदगद है उसका आज के परिवेश में टोटल जो है। तो इसलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी रही और एक आत्मविश्वास आता है झलकते आदमी के अंदर। वो चित्र मुझे तो अच्छा लगा। सर, मेरा सवाल ये है कि अपने पक्ष में नारे और खुद के पोस्टर्स नहीं लगवाने को लेकर CP जोशी कई मौक़ों पर बहुत सेंसिटिव नजर आए हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस दिखते हैं। हाँ। इसकी क्या वजह आपको लगता है? इसी वजह है कि उनका जो पॉलिटिकल लालन पोषण पालन जो दिल्ली में हुआ ना, वो मैंने कहा ना लोकसभा स्पीकर के कक्ष में हुआ उनका जो है, तो उनका समझ में आ गया कि पर्दे के पीछे रहो, दिखना नहीं चाहिए। और रही बात पोस्टर की, तो सतीश पूनिया का हश्र देखा, उन्होंने पोस्टर लगाए थे, कौन आया है, शेर आया है। उनका भी मेरे को शेर नहीं बनना है जो है। एक नई बात उन्होंने कह दिया एक स्टेप आगे बढ़ के, जो पॉलिटिकल विजडम है। उन्होंने कहा भैया चेहरे नहीं लगाओ यहाँ तो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं ना, उनके तस्वीर लगाओ, उनके लाभार्थी दिखाओ, प्रधानमंत्री को आगे दिखाओ। तो उनके जीवन में उनकी एक बात समझ में आ गई है
कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, इनकी मेहरबानी से पहुँचा हूँ, तो मैं उसी एक ही लाइन पे रहूँ, ब्रॉड गेज पे, मेरे को ये मीटर गेज पे नहीं चलना, इधर उधर दाएं बाएं जो है, तो ठीक है। सर, आज की तारीख में बीजेपी की प्रदेश की स्टीयरिंग सीट पर सीपी जोशी हैं, लेकिन दिल्ली से जो जयपुर का सफर उन्होंने किया, उस गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर राज्यवर्धन राठौड़ थे। हाँ। तो इसके मतलब क्या है सर, और क्या माना जाए कि अब मुख्य धारा में वापस से राज्यवर्धन राठौड़ लौट रहे हैं? दोनों बातें हैं। एक तो राज्यवर्धन को इतना उत्साह में मैंने कई सालों बाद देखा, वो बेसिकली बहुत यंग, हैंडसम और डायनेमिक आदमी हैं। दिल्ली में मैंने उनके वर्किंग को देखा, जो मिनिस्टर थे, और ये जो वो साथ गाड़ी चला के लाए हैं, ऐसे तो गाड़ी चला नहीं सकता। किसी न किसी बड़े आदमी कह के आए होंगे कि भी मैं चलाऊंगा गाड़ी, सीपी जोशी ऐसे नहीं चलाने दी किसी भी गाड़ी जो है। तो वेल थॉट था, जो कुछ था ये। और राज्यवर्धन भी खुश थे, वही महसूस करते थे कि यार पूर्णिया से तालमेल नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं है प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए। तो गाड़ी चला कर रही बात इसकी मुख्य धारा में, तो 100% नाउ ही इज़ बैक, ही इज़ मैन टू वॉच इन द कमिंग डेज। यंग हैं और एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं साथ में। लेकिन सर, मैं विजेंद्र जी के सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो रोचक तस्वीर कभी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, जो एक्साइटमेंट की अब बात कर रहे हैं, लोग ये तलाश रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत समीकरण कोई नए बनते नजर आ रहे हैं, पहला। और दूसरा, इसी से जुड़ा सवाल ये कि आप अब राजस्थान में जो ये यंग लीडरशिप है, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, इनका भविष्य राजपूत लीडर्स के तौर पे कैसे देखते हैं आगे? देखिए, वो तो समीकरण तो देखिए अपेरेंटली देखने में अच्छा लगता है। पॉलिटिकल कास्टिंग अगर आप करते हो तो मैडम भी राजपूत दैट वेज है। कोई ऐसी स्थिति बनी और भाग्य किसी ने किसी का जोर मारा तो ब्राह्मण राजपूत का कॉम्बिनेशन है, और स्थिति नहीं है तो राजपूतों के हिसाब से मैंने आपसे कहा ना कि तीनों दावेदार थे। रही सबसे पहले अपन गजेंद्र सिंह को मानते हैं। गजेंद्र सिंह तो इसमें राजपूत समाज कह दो, क्षत्रिय युवक सभा कह दो, जो राजपूत की एक्चुअल लीडरशिप है भगवान सिंह जी की, उसके अधिकृत नॉमिनी जो हैं, ऑथराइज नॉमिनी, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। और रही बात इसकी दिया कुमारी की, वो तो डार्क हॉर्स हमेशा रहेंगी। वो भी ऐसी, उनके बारे में कुछ पता नहीं कौन से पद पे किस दिन आगे बैठ जाएं। और राज्यवर्धन का मैंने आपसे कहा ही है। तो जब भी कोई लीडरशिप की बात आएगी और राजपूत को सामने लाने की बात आएगी, अदर देन मैडम तो कम माइन है। देखिए, वो तो राजपूत, जाट, ओबीसी सब कुछ हैं, ऑल इन वन है एक तरह से जो है। बाकी अदरवाइज बात आती है, इन तीनों का फ्यूचर है एज राजपूत। एक बात की तरफ जो आप बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं उसको सवाल में पिरो देती हूँ। क्या आपको ये लगता है कि वसुंधरा राजे क्या शब्द है, मैं सवाल में पिरो देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव जिस रेस में है मुख्यमंत्री की, उसमें सीपी जोशी भी है? 100% है रेस के अंदर। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, मतलब क्योंकि अध्यक्ष बनाया है, लेकिन अध्यक्ष से अगली जो पादान होती है वो मुख्यमंत्री होती है। वसुंधरा राजे अध्यक्ष थी तो बाद में मुख्यमंत्री बनी, मतलब रूल्ड आउट नहीं है, आप ये मान लीजिए, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाकी आगे भाग्य और फिर मोदी अमित शाह का फैसला। सर, एक वर्ग में अभी भी बहुत उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि ये तो तय है 2023 के चुनाव में चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा। हाँ। दूसरा है कि अमित शाह की स्ट्रैटेजी होगी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सक्रियता होगी। लेकिन वसुंधरा राजे के रोल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं उसको लेकर, और उनके समर्थक जो नहीं हैं, राजस्थान के तमाम लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब उत्सुक हैं ये जानने में कि वसुंधरा राजे का रोल क्या रहेगा। उनका रोल वही होगा जो एक बड़े भाजपा लीडर का होगा। वो जाएंगी भगवा के लिए, वोट मांगेगी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगेगी वसुंधरा राजे, चाहे वह घोषित तौर पे खुद नॉमिनी बन जाए तब भी वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मांगा जाएगा। वो जो है वो सबको लीड करेंगी पार्टी को, और सब कार्यकर्ता उनके आसपास के जो भी लोग हैं, चाहे अशोक परनामी, यूनुस खान है, मन में कुछ ही सोचते हो, एक लाइन में चलेंगे, आगे मैडम, पीछे सब सेना चलेगी इनकी सारी पूरी जो है। और एक बात और जान लीजिए, मैडम का हृदय परिवर्तन हो चुका है। मैडम के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में वैचारिक स्तर पर बहुत परिवर्तन आ गया, समय के साथ साथ आता है। देखिए कि लोगों ने भर दिया था दिल्ली वालों के साथ, तो कन्फ्रंटेशन है, सुनेंगे नहीं किसी की, ये तो डिक्टेटर हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा जाकर के दिल्ली में हर रेलिवेंट क्वार्टर पे कि भैया मैं वही करूंगी जो आप कहोगे, सब कुछ करूंगी, ये मन में ऐसा ख्याल मत रखिए। और फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया, एक दिन अमित शाह का जिक्र आ रहा था कोई बात का, तो ये बात उन्होंने अमित शाह को भी कन्वे की होगी कि मैं तो आपके सबके साथ हूँ, मैं आपके डिस्पोजल पे, जिसे हम कहते हैं कि आपकी कमांड पे हूँ, आपकी कॉल पे हूँ, आप बताइए मुझे। तो मजाक में उन्होंने किसी से कहा उन्होंने कि ठीक है भाई, अगर अमित शाह की तबीयत ठीक है तो अपनी भी ठीक है, ठीक है, और अगर देवता ने लड्डू खा लिया है तो अपना भोग लग गया है। ये है वसुंधरा राजे का परिवर्तित रूप। तो शी स्टिल इज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ऑल सेड एंड डन। तो रोल रहेगा, अच्छा रोल रहेगा। पर सर, यदि किसी कारणवश आला कमान या फिर वसुंधरा राजे के बीच में बात नहीं बनती है, तो क्या वसुंधरा राजे अलग पार्टी बनाने या फिर जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको सबोटाज करने तक की सीमा तक भी जा सकती हैं? अभी मैं मानता हूं ऐसा कोई विचार नहीं है, न तो किसी की हिम्मत है, न कोई ऐसा विचार है, क्योंकि बात बनने की ओर है, अभी बात बिगड़ने की ओर नहीं है।
और बिगड़ भी जाएगी तो न तो कोई अलग पार्टी बनेगी, आप नोट करके रख लीजिए इस बात को, ठीक है। नए निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होंगे वहाँ पे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। 2023 के चुनाव में क्या मैडम को साथ लेकर चलना आलाकमान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है? मजबूरी नहीं होती है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट होती है। और रही बात मजबूरी की, नरेंद्र मोदी अमित शाह के जीवन में कोई मजबूरी नहीं है। सारी बातें अगर फेल हो गई, उनके मन में एक दिन आ गया तो क्या करेंगे? 25 मीटिंग तो नरेंद्र मोदी करेंगे आकर के, हर मीटिंग में 1 लाख लोग होंगे। अमित शाह मोदी 30-35 मीटिंग कर देंगे तो खेल की बदल सकते हैं। उनका मानना ये है हमें फिर कोई नहीं चाहिए, हमें ना गजेंद्र सिंह चाहिए, ना मैडम चाहिए, ना कोई भी नहीं चाहिए भैया, ना ओम माथुर चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए। हम अपने बूते जाएंगे, जैसे गुजरात में गए थे हम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गए थे, हम रास्ते में पताका फहराएंगे। ये उनका दावा है, उनका मानना है, ऐसा है। लेकिन बेटर है सभी लोग मान जाओ, झगड़े ख़त्म करो, शांति से चलो, अपना चुनाव जीतो, आगे बढ़ो। संजीवनी प्रकरण है, लगातार चल रहा है। इस प्रकरण के बावजूद भी आप गजेंद्र सिंह शेखावत को बहुत सीरियस कंटेंडर मानते हैं सीएम पद का? यस, पता नहीं क्या मेरा दिमाग घूम गया, मैं तो मानता हूँ। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ कि उसको ग्रूम किया जा रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। अगर मैडम का इशू सेटल हो गया, जैसी संभावना है कि मैडम का अदर देन सीएम सेटल होगा, पर कह नहीं सकते मैडम के बारे में कि मैडम क्या है कि देवी देवताओं की कृपा रहती है उन पर, और कई बार कहते हैं मंदिरों में बैठ के मैडम वोट बदल देती है, इसलिए कुछ नहीं पता उनका क्या होगा दैट वे। उस एक फैक्टर को अगर हम छोड़ दें दैट वे, तो मुझे तो एक कंटेंडर दिखाई देता है। फिर ब्राह्मण की बात आ गई तो मैंने आपसे कहा है, एक ओबीसी की बात आ गई जिसमें तो वैष्णव आपके हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब सीपी जोशी की ताजपोशी हुई है, उसके बाद राजस्थान भाजपा की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो उसमें किस किस राजनेताओं का कद बढ़ सकता है, आपका क्या लगता है? देखो ये सब बातें बेमानी हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के रूल में किसी का कोई कद नहीं, 2 ही कद हैं केवल, बस वही तय करेंगे किसका कद छोटा है, किसका बड़ा है, किसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, सब दिल्ली से तय होगा। थोड़ा बहुत नड्डा जी कह देंगे, अरुण सिंह जी कह देंगे, बस। सर, अब क्योंकि राजस्थान में तो चुनाव होने हैं साल के अंत तक, कर्नाटक के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक के चुनाव के तो जो नतीजे आएंगे, क्या राजस्थान पर भी उसका असर आप पड़ते हुए देख सकते हैं? पड़ सकता है असर, 2 तरह से पड़ सकता है। एक तो पार्टी के मोराल पे, दूसरा ऐसा लोगों का मानना है कि वसुंधरा फैक्टर को उसका फर्क पड़ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और उनका कहना है कि अगर बाय द वे हार गए वहाँ, तो वहाँ हार का कारण होगा, अगर हारे तो हार का कारण होगा गुटबाजी पार्टी की, और एक से अधिक लोगों का अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, बेसिकली गुटबाजी। वो दोनों बीमारियाँ यहाँ भी हैं, यहाँ भी एक से अधिक उम्मीदवार हैं और गुटबाजी यहाँ पे है। तो अगर कर्नाटक में कोई दुर्घटना हुई इस तरह की, तो आलाकमान हाउस सोचेगा यार इनसे कब तक अपन करते रहेंगे इस तरह, यहाँ करो कुछ एडजस्टमेंट करो लोगों से। पर मेरा आकलन और मेरा अध्ययन स्थिति का ये है कि सरकार तो यही बनाएंगे अगर वास्तव में 127 और 80 नहीं हो गए तो। ये तो आज की बात है ना। नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरेंगे तो अकेले उतरते हैं ना मैदान में, 50 सभाएं कर डालेंगे वहाँ पे, और जहाँ जहाँ जाएंगे ना हालात को बदल देंगे। तो आप ये कह सकते हैं, आपका सवाल ये था कि राजस्थान पे प्रभाव पड़ेगा क्या क्या, ठीक है ना। तो राजस्थान पे प्रभाव साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में, फ्लेक्सिबिलिटी में पड़ सकता है, और कोई बेसिक ऐसा नहीं है। इसी प्रकार 2023 के चुनाव में अगर प्रदेश की राजनीति की बात हो ही रही है तो ज़रा ये समझना चाहूँगी कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे AIMIM हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या RLD, इनका क्या रोल रहने वाला है? रोल देखो हर कोई ट्राई करेगा। अब यूपी में किया ना, मायावती खड़ी हुई, कांग्रेस के वोट कटे, आवासी आए, कांग्रेस के वोट कटे, बीजेपी जीती। तो बीजेपी क्यों नहीं ट्राई करेगी फार्मूला? अधिकार उनका ट्राई करेगी यहाँ पे। तो सारी पार्टियाँ ट्राई करेंगी, 1-2 सीट ले जा सकती हैं कोई लेकिन ये जितने भी ट्रायल होंगे ये इनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास होगा, ऐसा मेरा मानना है। और अल्टीमेटली कांग्रेस को डैमेज करेंगे। और अशोक गहलोत के बाद मालूम है तो वो भी कोई न कोई काउंटर इसका उपाय कर रहे होंगे। तो सर क्या 13 मई को बेंगलुरु में भगवा लहराएगा? भाई मुझे तो पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट मैं इन लोगों के बारे में रहता हूँ, क्योंकि दे आर डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी अमित शाह इज ए डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ विनिंग इलेक्शंस। ये कोई चुनाव हारते ही नहीं है, ठीक है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, मैं राहुल फैक्टर को इसमें जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी की पद यात्रा निकली, अभी लोकसभा से उनका निष्कासन हुआ, कांग्रेस मुद्दा बना रही है, तो ये तमाम चीज़ों का क्या कर्नाटक के मतदाताओं पर कुछ असर नज़र पड़ेगा? असर तो है ही। देखो राहुल गांधी की यात्रा का राहुल का पर्सनल तो बेनिफिट है कि नहीं, लेकिन कांग्रेस का मोराल थोड़ा ठीक हुआ है कंट्री के अंदर। राहुल गांधी तो बाज आएंगे नहीं अपनी इमेच्योर बातों से। दूसरी बात क्या है, कर्नाटक के अंदर जो है ना लीडरशिप जरा स्ट्रॉन्ग है। शिव कुमार जैसे लोग हैं, सिद्धारमैया जैसे लोग हैं, और सिद्धारमैया चुनाव लड़ रहे हैं तो अमित शाह ने उसके लड़के को, वो जो येदियुरप्पा के लड़के, उसके सामने खड़ा कर दिया, शायद करने वाले हैं दैट वे जो है। तो
तो वो तो स्ट्रैटेजी की बात है। तो कुल मिला के क्या है कि राहुल की यात्रा का प्रभाव है, और आज कांग्रेस का जो भी सर्वे, सच्चा झूठा जो भी सर्वे आया है, जैसा भी है, एक तरह से कांग्रेस की बढ़त उसमें दिखाई दे रही है। तो असर तो है, राहुल फैक्टर का असर है। उसमें यात्रा एक पहलू है, सदस्यता निष्कासन दूसरा पहलू है, और बाकी वहाँ के जो गुटबाजी है लोगों की आपस की, बीजेपी की जो गुटबाजी है, उसका असर है। तो कुल मिला के ये कि कांग्रेस इज ए बेनिफिशियरी इन कर्नाटका, वेदर दे फॉर्म द गवर्नमेंट और नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट। सर 2019 में 303 सीटें जीत कर आई थी बीजेपी। आपको क्या लगता है कि 2024 में अब क्या नया टारगेट, क्योंकि बड़ा टारगेट रखते हैं, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट खुद के लिए हमेशा रखते हैं, तो इस बार 2024 का एजेंडा क्या है मोदी और अमित शाह? भाई देखो, एजेंडा तो ये है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का मन ही नहीं भरता, चाहे जितनी सीटें ले आओ। उनका बस चले तो सारे संसार की एक पार्लियामेंट बनाएं और उसमें 2/3 बहुमत लेके आएँ। तो बहरहाल उनका इरादा जो 404 को छूने का है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी तरफ से दिया गया 404 का टारगेट ही मान के चलते हैं जेसी सर, क्योंकि आपकी तरफ से जो सटीक आकलन किया जाता है वो 99.9% तक मैं कह सकती हूँ कम से कम सही साबित होता है। और आज की तरफ से आपकी तरफ क्या हुआ था, सॉरी बीच में कह रहा हूँ, नहीं, मैं अपना ग्लोरिफिकेशन खुद ही कर लेता हूँ थोड़ा। पिछली बार क्या हुआ, अदिति और हम लोगों ने पिछले चुनाव में पता नहीं क्या सोच के लीड लगा दी अखबार के अंदर एक हफ्ता पहले कि बीजेपी विल विन 303 सीट्स, और एग्जैक्टली 303 आई। सोचो यार, तो कभी कभी यश ऐसे भी आता है। हाँ जी, अब मैं अपनी बात को जारी रखती हूँ और इसीलिए उसी 99.9% से मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि जो भविष्यवाणी की जाती है वो काफ़ी हद तक सही होती है। बहरहाल अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हमने बात की है, जेसी शो में तमाम सवालों को शामिल किया है, क्योंकि आज हम जयपुर में हैं और आते वक्त आपने होर्डिंग्स का जिनका जिक्र किया वो होर्डिंग्स मैं भी देखती आ रही थी, और इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, एंटी इनकम्बेंसी के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं उन्होंने ध्वस्त उसके साथ जरूर कर दिया है। लेकिन फिर भी जैसा कि सर ने कहा कि सामने मोदी हैं, अमित शाह है, उनकी जोड़ी, और मैं कहती हूँ राजनीति के चाणक्य जेसी सर अमित शाह जरूर हैं, और आपकी भविष्यवाणी भी उसी से काफी हद तक मिलती है। तो इसीलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा कर्नाटक में, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर आपका आकलन के लिए, और इसी आकलन में अंतिम लाइनों के साथ जेसी शो का मैं समापन करना चाहूंगी। ये कहा जाता है कि मैं बोलता हूं तो मुझ पे इल्जाम लगता है बगावत का, मैं चुप सा रहता हूं तो बेबसी सी होती है। अब ये लाइनें किसने कही हैं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या होता है इस पर नजर रखते हैं। फिलहाल आज के लिए द जेसी शो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।